जी हाँ, भाजपा आज 43 साल की हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को जब ये पौधा रोपा गया था तो लगा था कि अपने शुरुआती स्वरूप जनसंघ से भी कई गुना बड़ा पेड़ लगेगा और इतना बड़ा कि बाकी पेड़ इसके आगे बौने या पौधे लगेंगे। ऐसे में दो सांसदों की पार्टी से लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का भाजपा ये सफर आसान नहीं था बीजेपी का। और आज से ठीक 43 साल पहले जब देश में कांग्रेस के सत्ता सूर्य का ताप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था, तब 6 अप्रैल 1980 को अटल आडवाणी ने जनसंघ से आगे बढ़कर बीजेपी के रूप में सियासत का नया कमल खिलाया था। और शायद ही तब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने कल्पना की हो कि अपनी स्थापना के महज 4 दशक पूरे करने से पहले ही ये दल देश ही नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी में से एक बन गई है। और आज बीजेपी अधिकांश राज्यों में जीत की गारंटी बन गई है और विपक्ष कहीं भी दूर दूर तक बीजेपी के सामने नहीं टिक पा रहा है। और ऐसे में आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी करेंगे कि आखिर बीजेपी के बढ़ते जनाधार और विपक्षी दलों के घट रहे जनाधार पर क्या वजह मानी जाए। इसी वजह को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। छह अप्रैल 1980 को जन्मी भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी इस मौके को पूरे देश भर में धूमधाम से मना रही है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को बूथ स्तर तक मनाया। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी नमन किया, जिसकी बदौलत आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाए और इसको लेकर पार्टी कार्य कर रही है। विकल्प रहित संकल्प की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। सबसे पहले तो पार्टी के स्थापना दिवस की और हनुमान जयंती की दोनों की सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर उन सभी महान आत्माओं को, उन सभी महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना तिल जलाकर भारतीय जनता पार्टी जैसे पौधे को लगाया और वो पौधा आज बट वृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण भारत की सेवा में लगा हुआ है, संपूर्ण विश्व को कहीं न कहीं प्रकाशमान करने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत ही प्रेरणादायी संबोधन सभी कार्यकर्ताओं के लिए हुआ है। केवल उनके संबोधन में भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हम उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन से प्रेरित होकर जन जन का विश्वास जीतने का काम करेंगे, जन जन का दिल जीतने का काम करेंगे। आज हमारी पार्टी के 44 स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्रत्येक देश के बूथ स्तर के कार्यकर्ता का मार्गदर्शन किया। हमारे उत्तराखंड में भी हमने सभी जिला केंद्रों पर, मंडल स्थलों पर और बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के उद्बोधन को कार्यकर्ता को सुनाने का हमने पूरा कार्यक्रम उसको तय किया था। और मुझे बताते खुशी है, अभी तक की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, लगभग 90% बूथों पर हमारे कार्यक्रम आज हुए हैं। बता दें कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लंबा सफर तय किया है और इसके साथ ही वो देश में सबसे ज्यादा सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी ने महज 2 लोकसभा सीटों से अपना सफर शुरू किया और 2019 और 303 सीटों पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 2019 में 52 सीटों पर ही सिमट गई। लगातार कांग्रेस अपने जनाधार को खोती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी दलों का तर्क है कि भाजपा के राज में देश और प्रदेश की बुरी स्थिति है और बीजेपी अपने लक्ष्य से भटक गई है। बीजेपी को जश्न नहीं बल्कि आत्म अवलोकन करना चाहिए। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। आज जो कुछ भी देश और प्रदेश के अंदर चल रहा है वो देश हित में नहीं है, वो जनहित में नहीं है।
आपके 9 साल के कार्यकाल में, जो आपको 9 साल सत्ता पर काबिज हुए, केंद्र में हो गया और 6 साल यहाँ प्रदेश में हो गया है, तो प्रदेश बद से बदतर हालत में पहुंच गए। चाहे हम सड़क व्यवस्था की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बात करें, आज कोई भी क्राइम यदि प्रदेश में हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की संलिप्तता चरम पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे उनको बधाई देना चाहता हूँ। रही बात की 2 सीटों से बनने वाली, ये सारी पब्लिक जानती है कि किस तरह से उन्होंने साम दाम दंड भेद आपस में लड़ा करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू एससी बैकवर्ड, इन सब को आपस में लड़ा करके इन्होंने अब किसी तरह जनाधार बनाया। इसमें मेन काम काफ़ी हद तक कांग्रेस का भी था, जिन्होंने किसी को पनपने नहीं दिया। कांग्रेस ने भय दिखा करके मुस्लिम को वोट लेती रही, लेकिन कोई काम नहीं किया। अब ये कर रहे हैं कि ये भी मुस्लिम को भय दिखा करके हिंदुओं को पोलराइजेशन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो उभार है, जब से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में जब इसने नाम चेंज किया था, इनका उभार बना है राम मंदिर के बाद से। आप भी जानते हैं राम लहर जब चली, जिसको राम लहर के रूप में जाना है, और तब से भाजपा ने यही देखा है कि जनता को धार्मिक रूप से उकसाया जाए, धार्मिक रूप से उद्वेलित किया जाए, सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं और देश को राष्ट्रवाद के नाम पे कह लें या पाकिस्तान और चाइना के नाम पे डरा के कह लें, एक राष्ट्रवाद की जो छद्म राष्ट्रवाद है उसके इर्द गिर्द लोगों को डरा के, दूसरे देशों से डरा के, दूसरे धर्मों से डरा के, उसका भयादोहन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खड़ा किया। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने 43 साल पूरे कर लिए हैं और निश्चित ही बीजेपी के लिए ये दिन जश्न का मौका है। भाजपा विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि विपक्ष पूरी ताकत के साथ बीजेपी का मुकाबला करने में लगा हुआ है, जिसमें उसे फिलहाल जीत मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी विकल्प रहित संकल्प को पूरा कर पाएगी? क्या देश में सिर्फ बीजेपी ही एकमात्र विकल्प बचेगा? क्या 2024 में एक बार फिर मोदी मैजिक काम करेगा? क्या बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत धर्म की राजनीति है या फिर विकास की राजनीति भाजपा को आगे बढ़ा रही है? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में बीजेपी का जनाधार, बीजेपी का स्थापना दिवस, आज महज उत्तराखंड की बात ना की जाए क्योंकि पूरे देश में ये 44वां स्थापना दिवस बीजेपी जोश से मना रही है, क्योंकि जो वर्चस्व है, जो जनाधार है बीजेपी का, वो बेहद मजबूत होता नजर आ रहा है। 6 अप्रैल यानी कि आज का दिन 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और 1984 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां मात्र 2 सीटें जीती थी। 2019 की स्थिति सभी को पता है कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर बहुमत हासिल किया था बीजेपी ने और महज 52 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। तो इसी स्थिति को लेकर आत्म अवलोकन करने की जरूरत किस पार्टी को है, इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है राजेश चमोली जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ यूकेडी नेता है पीसी थपलियाल जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक राय जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं थपलियाल जी आपसे। आज 44वां स्थापना दिवस और जो बीजेपी का जनाधार, जो मजबूती से बीजेपी आगे बढ़ रही है, आगे की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस जनाधार को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उससे 1 साल पहले हमारा जन्म हुआ उत्तराखंड क्रांति दल का, और हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ते रहे राज्य की सीमाओं के अंदर इसके संसाधनों की लड़ाइयों को लड़ते हुए, क्योंकि हमने ये देखा था कि हम उत्तर प्रदेश में नेग्लेक्टेड हो गया था हमारा पर्वतीय क्षेत्र, और इसके कारण हम लोगों ने आगे जाकर पृथक राज्य का
आंदोलन किया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन किया। तब तक हम बराबरी पे चल रहे थे और जब इनका राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो उस धार्मिक उन्माद से उत्तराखंड का युवा उस तरफ चले गया और हमारे वो जो युवा जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियों को समझने में या समझाने में हम फेल रहे। और आज दशा ये है कि इन लोगों ने पूरी तौर से राज्य ही नहीं पूरा देश को अपने कब्जे में ले लिया है। और उसका कारण ये है, हम सोचते थे कि इस राज्य में जिस तरह की राजनीति, एक मध्य वर्गीय राजनीति, मध्य विचार की राजनीति कांग्रेस ने जिस राजनीति को इस राज्य देश में जन्म दिया, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखते हुए एक मजबूत संविधान इस देश को दिया, तो दूसरी ओर हमने सोचा कि रैक्टिस्ट फोर्सेस जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाह रही हैं, शायद इस राज्य की, इस देश की समस्याओं को समझते हुए वो इसके विकास में अपना एक नया आयाम लिखेंगे, एक नया खाका बनाएंगे। लेकिन इन लोगों ने, हमने देखा धीरे धीरे ये गैंग बन गए और इतने मजबूत गैंग बने, खूनी गैंग जिसको कहते हैं। इन्होंने जब गुजरात में खून की नदियां बहाई तो पूरा देश उन्माद होते हुए इनकी तरफ हो गया। हिंदू की कल्पना करने के साथ साथ इनका जो उबाल पर चढ़ता आया है, उस उबाल को रोकने में, उनको लगाम लगाने में कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं हुआ। उसके कारण है कि जिस ढंग से मोदी ने नोटबंदी की, मोदी जी ने, और नोटबंदी के बाद जिस तरह से पूरे राजनीतिक दलों को नंगा कर दिया और उसके बाद जिस तरह के जो चाले हम देखते रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमारे जो लोकतंत्र के 4 मजबूत खंभे होते हैं, उन खंभों को एक रणनीति के तहत अपनी तरफ, जिस तरह से आप ये देखते हैं कि जितने भी हैं 4 खंभे, हम देखते हैं कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका का गरेवान तक इनका हाथ जा चुका है। और इस समय हमारा, लेकिन थपलियाल जी, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक लंबा सफर तय किया बीजेपी ने और आज भी उस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है, उसे मजबूती, वही जनाधार मिल रहा है, वजह कुछ भी रही हो, पर हमने तय किया है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में वो पनपता है जो कलयुगी काम करता है, जो धर्म से, जो सच्चाई से चलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो इन्होंने एक मशीनरी बना ली है सबको बदनाम करने की, उसका हमारे पास तोड़ नहीं है और वो खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं राजनीति को बदनाम करने के लिए। लेकिन मैं अभी भी अपील करता हूं तमाम राजनीतिक दलों को कि जब तक हम अपनी जो हम बाउंड्री हैं इनको तोड़ते हुए एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, नहीं तो ये देश को निगल जाएंगे। हम इनसे आश्वस्त नहीं है जिस तरह से देश में संचालित कर रहे राजनीति, लेकिन थपलियाल जी, आपने कहा कलयुग है और कलयुगी विचारधारा के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। आज हनुमान जयंती भी है और कलयुग में हनुमान को ही पूजने के लिए कहा जाता है, हनुमान जी को ही पूजा जाता है। आज इस जयंती के मौके में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम, बीजेपी जो है, हनुमान जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम कर रही है। काश ऐसा करती, काश। ये झूठे हैं, नकली हैं, इनको नहीं मालूम कि हिंदुत्व की जो असली जड़ें हैं, किस तरह से हिंदुत्व विचार सर्वव्यापी होता है, सब ऐसा होता है कि सर्व सुखिनः भवन्तु, इस तरह का हमारा विचार होता है। इन्होंने एक गैंग बनाकर, देख नहीं रहे आप, लोगों को बिना बात के जेल में डाल रहे हैं। ईडी सीबीआई लगा के को अंधा भी देख रहा है इनके करतूतों को। हम क्या करें इनके? हमारा आप से एक अच्छा शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का, उनको जेल में डाल रखा है, बताओ। उससे पहले और सारा देश चुप है। जिस तरह से राहुल गांधी को एक शब्द के कारण 2 महीने की जेल दे दी, आज दिन तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को 2 महीने की जेल मिली हो। एक ऐसा परिवार जिसने अपना खोया, अपनी दादी खोई, जिन्होंने, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, आपके पास आएंगे। आत्म अवलोकन करने की जरूरत किसे है? आपकी पार्टी ने कहा कि आत्म अवलोकन करने की जरूरत है बीजेपी को। ऐसा है, देखिए सोनी जी, हमने ये बात इसलिए कही है, अवलोकन की इसलिए बात कही है, देखिए एक सत्ता पाना और सत्ता के साथ मतलब उसका सत्ता का दुरुपयोग करना, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि हमने 43 वर्षों में देश की सत्ता
पे काबिज हुए हैं। तो देखिए सत्ताएं तो आएंगी जाएंगी, कांग्रेस के पास जैसे बीजेपी कहती है कि 60 साल तक सत्ता रही, तो निश्चित रूप से जनता के हाथ में जब तक चाबी रहेगी, जनता जनार्दन जब तक जाएगी सत्ता उसको देगी। अब वो तरीके होते लेने के, हमने देश में हमेशा सामाजिक सौहार्द को और देश की तमाम व्यवस्थाओं को बनाने का काम आप भी जानते हैं, हम लोग भले छोटे रहे होंगे उस टाइम, लेकिन तमाम चीजें सुनते आ रहे हैं कि देश में जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, और सुई से लेके आज हम मंगलयान तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने निश्चित रूप से देश में कार्य किए हैं, और हमारा मानना है अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन देखिए एक संसार का नियम है। अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो उसको काम करने चाहिए, जनता के काम करने चाहिए, लेकिन इन 8 साल से 10 साल के अंदर आप बीजेपी का, जैसे अभी आदरणीय पीसी थपलियाल जी स्वयं आर्मी में एक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने तमाम चीजें तब से देखते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार सेना देश की रक्षा करती थी और किस प्रकार सेना आज तक देश की रक्षा करती आ रही है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है अगर बीजेपी का जनाधार मजबूत हुआ है तो विकास के आधार पर हुआ है। ये सवाल अलग है कि अभी ये सवाल उठता है कि धर्म की राजनीति के आधार पर बीजेपी का जनाधार मजबूत हुआ या विकास के आधार पर। सोनी जी देखिए, जो सच्चाई है उसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये राजनीतिक, भले हम लोग इस बात पे कहें कि किस पे चर्चा हो, चर्चा है विकास की बात पे। अगर बीजेपी ने, तमाम लोग जानते हैं, बीजेपी ने धर्म, जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सत्ता हासिल की है, ये पूरा देश जानता है। अब सत्ता पाने के तरीके हैं, हमने विकास के, जनता के मुद्दों पे देश में राजनीति की, जनता ने हमें 60 साल दिए। बीजेपी को चंद लोगों ने धर्म के नाम पे अफीम जो चटा दी है उस पर सत्ता दी है। अब आप आकलन कीजिए स्वयं, हम कहते हैं, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, आप आकलन कीजिए। अगर हमें साउथ का पार्ट पकड़ो तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार थी, जिसको गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है। साउथ में तमाम राज्य, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, अगर बीजेपी कहीं भी दिखती हो 1-2 सीटों पे, तो आपके सामने सच्चाई है कि आप आकलन कीजिए इस बात का। अगर मैं नॉर्थ की पार्ट की बात करूं तो नॉर्थ में आप देखिए, राजस्थान सबसे बड़ा, जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राज्यों में से एक है जहां पे कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी स्ट्रांग है, मजबूत है, वहां पर कांग्रेस अपनी कमजोरी की वजह क्या मानती है? सोनी जी देखिए, मैं बताता रहा हूँ, आप देखिए, आप छत्तीसगढ़ पर आप चाहिए, आप झारखंड में कांग्रेस गठबंधन है, बिहार में बीजेपी के पास इस टाइम कुछ नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस है, आप अन्य राज्यों में बीजेपी ने, देखिए ये सच्चाई है, बीजेपी ने जो मैनेजमेंट झूठ का जो आडंबर और देश के नेशनल मीडिया के माध्यम से, मैं तो आप लोगों का धन्यवाद इसे देना चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो उत्तराखंड के और जवान जन मुद्दों पे आप चर्चा करते हैं, आप सब लोगों को मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन देश का नेशनल मीडिया जो लगातार बीजेपी के गुणगान इस प्रकार गा रहा है कि आप देखिए, मेघालय में 60 सीटें पे लड़ने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद, राजेश जी, लेकिन के न्यूज ऐसा नहीं करता। के न्यूज में हम मसले उठाते हैं, हम निष्पक्ष होकर बात करते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी की वाहवाही नहीं करते हैं। सोनी जी, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद भी दिया कि आप लोग जनता के मुद्दों को उठाते हैं, तभी हम चर्चा में बैठते भी हैं। लेकिन मैंने कहा, देश का नेशनल मीडिया, 60 सीटें मेघालय में चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी मात्र 2 सीट जीती है, और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, दूसरी विपक्षी दल का जो मतलब मुख्यमंत्री बनता है, उसको अपनी मुट्ठी में लेकर कहते हैं कि देखिए हमने नॉर्थ में कब्जा कर लिया है, 2 सीटें जीतने के बाद। ये किसकी मेहरबानी है? सिर्फ देश के नेशनल मीडिया की, जो देश की जनता के मन में बार बार ये दिखा रहा है कि मोदी जी ने जीत हासिल की है। आप एक उपलब्धि बता दीजिए, 2015-16 में आपने देश में सबसे बड़ा जो गलत कार्य किया है, नोटबंदी से पूरे देश की कमर तोड़ी है। आप एक फायदा, बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, जो देश के स्वयं के प्रधानमंत्री, किसी चुनाव में ये बता दे कि हमने नोटबंदी से ये इसके बाद भी जनता ने बीजेपी को चुन लिया। जी है जी, नोटबंदी के बाद भी बीजेपी की तरफ रुख आम जनता का नजर आया। नहीं तो मैंने आपको ये तो कहा, बीजेपी जनमुद्दों पे कहां लड़ रही है। आप इस राज्य में देखिए, पिछले 6 साल में बीजेपी ने कितने कुकृत्य किए। भर्ती घोटाले में बीजेपी के नेता, इवन बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धारीवाल पे अभी जेल में गया है। सहकारिता मतलब बैंक में नौकरी बेच रहे काम धन सिंह रावत, जो कि खुलेआम उनके बीजेपी के नेता, स्वयं के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री तत्कालीन यतुश्रा जी और सुरेश राठौर जी ने आरोप लगाया कि 15 से 30 लाख रुपए में नौकरियां बेचने का काम सहकारिता विभाग में चल रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी पे स्वयं के उनके पीआरओ के द्वारा एक एसपी को चिट्ठी लिखी जाती है कि खनन की गाड़ियों को छोड़ दी जाए। तो किस प्रकार राज्य चल रहा है आप देखिए। महिला अपराध में ये राज्य पहले नंबर पर है, 10वीं महिला अपराध में हिमालय राज्यों में। शिक्षा के क्षेत्र में ये राज्य
33वें नंबर पे है पूरे देश भर में। आप डाटा उठा के देख लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमालय राज्यों में 10वें नंबर पे है हमें। पूरा उत्तराखंड, सड़कें तो दिख ही नहीं, गड्ढे पूरे राज्य में दिख रहे हैं। मैंने बताया अंकिता भंडारी हत्याकांड, बीजेपी के नेता पकड़े जाते हैं, उनका नेता का पुत्र पकड़ा जाता है। चलिए, विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं। संगीता जी, आपके पास आएंगे। आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देखती है, कितना मजबूत देखती है? देखिए सोनी जी, उन्हें 44 साल लगे सत्ता में आने के लिए, वो 44वां अपना मना रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने तो 9 सालों में सत्ता हासिल कर ली। तो किसका ग्राफ कितना आगे है, ये तो आप खुद बयां कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पार्टी ने कितनी तीव्रता के साथ प्रगति की है। आज 2 स्टेट में हमारी सरकार है और बाकी राज्यों में हमारे संगठन है। सवाल ये भी उठता है, अगर देखा जाए संगीता जी, कि एक लंबे अरसे से बीजेपी का जो जनाधार है वो बेहद मजबूत नजर आ रहा है। कोई भी पार्टी उसके सामने टिकती नजर नहीं आ रही है। देखिए सोनी जी, एक जनाधार होता है कि अपने मन का जनाधार है और जनता साथ में खड़ी हुई है। आज आप बात करेंगे तो 35% जो वोटर है वही तो बीजेपी का है। 55% वोटर जो है वो अन्य दलों का है और अलग है। तो 35% से पूरे देश में जो ये सत्ता की बात करते हैं वो हासिल हुई है। तो ऐसा नहीं है हम ये कह दें कि पूरा देश 135 करोड़ की आबादी इनके साथ खड़ी हुई है। और देखिए सोनी जी, जिन नीतियों को लेकर के ये सत्ता में आए, जो इन्होंने उस समय वादे किए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, गिरते रुपए की बात हो, सिलेंडर टांग के जो स्मृति ईरानी जी घूमा करती थी, बहुत से उस समय बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से जनता ने सोचा कि कांग्रेस को हमने इतने साल सत्ता में रखा, इन मुद्दों का हल अब कोई दूसरी पार्टी कर पाएगी। उन नीतियों के बल पर इनको वोट दिया, दोबारा भी सत्ता में लेके आई जनता। लेकिन अब वो विश्वास ये सोनी जी खो चुके, क्योंकि इन्होंने जो 9 सालों में देश का हाल किया वो देश की जनता देख रही है। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, झूठ बोल करके इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज वो रोजगार नहीं है। महंगाई आज कितनी चरम सीमा पे है, हर एक खाने की चीज पर टैक्स है। तो जनता ने जो एक भरोसा दिखाया था, ये भरोसा अब ये धीरे धीरे खोल रहे हैं। और उसमें जो एक कील लगाने का काम किया वो अडानी जी ने कर दिया। तो अब बीजेपी का ग्राफ जो है वो पीछे को गिरता हुआ नजर आएगा आपको। जो आप जनाधार की बात कर रही है, जो बड़े नेता इनके में शामिल हुए सोनी जी, वो एक डर के माहौल की वजह से, जो भ्रष्टाचारी थे, जब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, वो दूध के धुले हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास ऐसा कमल वॉशिंग पाउडर है जिससे ये बिल्कुल साफ कर देंगे। तो वो जो नेता दूसरी पार्टियों से इनके में आए हैं, आपको लगता है वो जनाधार बढ़ाने आए हैं? नहीं, वो अपने आप को सही साबित करने आए हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे। वो दूसरी तरफ रहते तो ये उनको जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल करते। तो देखिए, ये जो एक पार्टी है, इसकी जो रीति नीति आज जनता के सामने स्पष्ट है और जनता सब कुछ समझ चुकी है, चाहे वो देश। चलिए, ये स्थिति भी आने वाले समय में, यानी कि 24 में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आपके पास आएंगे दीपक जी। विपक्षी पार्टियों की जो बातें आपने सुनी, साथ ही आज स्थापना दिवस बीजेपी अपना मना रही है, और इसको लेकर आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति नजर आने वाली है बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष कई सवाल उठा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सुनी जी, आपके माध्यम से मैं बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। 44 साल का सफर जो है बहुत ही बहुत बड़ी उपलब्धि का है। 2 सीट से आप 300 प्लस में सीट पे जाते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी, उसके बाद 1980 के बाद जो इन्होंने जो उभार आया, उसके बाद जो इन्होंने काम किया, ये एक उपलब्धि बहुत बड़ी है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सभी। दूसरी तरफ एक पार्टी और संगठन इतना मजबूत रहा, उसका एक नेतृत्व इतना मजबूत रहा कि आज जो है जितने इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बीजेपी जीत रही है। सबसे बड़ा कारण कि आप जब प्रजातंत्र में जनता का रोल बहुत बड़ा होता है। जब भी आप कोई भी पार्टी जनता को डायरेक्टली टच करती है तो वो उसका जो आधार है वो बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़ी चीज बीजेपी की जो पार्टियां, जो नेतृत्व है, उन्होंने यही सोचा कि हम डायरेक्ट जनता तक कैसे पहुंचे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी सेंट्रल की जो योजनाएं हैं, शायद वो उन्होंने उसके माध्यम से देश के कोने कोने की जनता तक पहुंचाएंगे। तो वो बहुत बड़ा जनाधार का कारण बना और आज इसीलिए बीजेपी जो है जीतती जा रही है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, कहीं भी देखिए कोई नॉर्थ। तो ये जनता से डायरेक्ट जो संवाद हुआ, डायरेक्ट जनता को बेनिफिशियरी माना पार्टी ने, तो उसका पार्टी को बहुत बदल।
जहां तक विपक्ष की बात, अभी देखिए मैं तीनों पार्टियों को सुन रहा था, देखिए जनता के पास आप जाएंगे, आप अपनी भी उपलब्धि लेके आएंगे, ठीक है, आप बीजेपी की तो जो नाकामी है उसको तो आगे रखेंगे, लेकिन आपको भी अपनी उपलब्धि आगे रखनी होगी। सवाल है अभी जितने एनालिसिस हुए, बीजेपी की कमियों की एनालिसिस हुई है, अपनी इन्होंने क्या किया विपक्ष में रहते हुए भी शायद वो उसकी बात नहीं की। तो सबसे बड़ी चीज आज भी है कि जनता जो है विपक्ष की तरफ देख रहा है, लेकिन सबसे हताशा आ रही है, इसलिए हताशा आ रही है कि जो संगठन है, जो महागठबंधन बन रहा है, वो शायद नहीं कामयाब हो पा रहा है। कांग्रेस अकेले चलना चाहती है, और भी जो पार्टियां आना चाहती है वो कांग्रेस का वेट कर रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन और जो पार्टियां उनका वेट भी कर रही है वो इनिशिएटिव ले, लेकिन वो इनिशिएटिव कांग्रेस से नहीं आ रहा, जिसका फायदा जो है बिल्कुल एकजुटता की भी कमी नजर आ रही है। अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आती हैं, या ये कहा जाए जो अंतर्कलह निकलकर कांग्रेस की सामने आती है, ये भी एक वजह है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहते हैं बंद मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, और जब मुट्ठी खोलो तो बिखर जाती है वो ताकत। तो कांग्रेस की भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए कि क्या धर्म की राजनीति है या फिर विकास की राजनीति जो बीजेपी को आगे बढ़ा रही है, और विपक्षी दल ये चीज नहीं भुना पा रहे हैं। इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से एक लंबा सफर तय कर बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है, और बड़े ही उत्साह के साथ मना रही है। और आगे की स्थिति यानी कि 24 की अगर बात करें तो क्या ये मोदी मैजिक फिर से काम करेगा? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास आएंगे थपलियाल जी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो स्थिति है 1984 का अगर जिक्र करें तो उस टाइम की जीत को आप इंदिरा गांधी की सहानुभूति कह लें, या फिर जिस तरीके से लोकसभा की 2 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी, उसके बाद से 2019 के बाद से स्थिति जो नजर आई उसको लेकर क्या कांग्रेस में नेतृत्व की कमी नजर आती है? कांग्रेस में नेतृत्व की कमी जो है उससे बड़ा सवाल हमारे आगे है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस तरह काम करता रहा। जिस तरह से उतार चढ़ाव इस देश की राजनीति में 1984 के बाद जो कह रहे हैं आए हैं, यहाँ पे बीच में वीपी सिंह भी आए हैं, यहाँ पे नेशनल फ्रंट की सरकार आई है, देवगौड़ा साहब आए हैं, इंद्र गुजराल साहब आए हैं, और अटल जी भी आए हैं। अटल जी का लोकतंत्र पे अथक विश्वास हमने देखा है। एक कमी के कारण, एक नंबर कम था, उन्होंने सत्ता त्याग दी। ऐसे व्यक्ति को हम सलाम करते हैं जिस व्यक्ति ने राजनीति को एक सच्ची जो सेवा के रूप में लिया, और उसके बाद जो काला दिवस आया हमारा 2014 के बाद, 14 के बाद जो एक गुजरात की कंपनी हमारे देश में इंटर करती है, वो हमारा काला दिन आया। वहां से जब हवाई जहाज में उड़ता हुआ एक व्यक्ति एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत, किसका जहाज? अडानी का जहाज घूम रहा है, वापिस जा रहा है गुजरात, कितना खर्चा किया, ओ गॉड, वो तो हम जनता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जनता भोली भाली है, और जनता को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हम मोदी जी के उन भाषणों को याद करें जो गुजरात में उन्होंने दिए थे, और उन भाषणों को आज देखें, वो आज जो कुछ बोलते हैं कल दूसरा कुछ बोलते हैं। परसों एक आपने उनकी राजनीति का हिस्सा देखा है? कभी पाकिस्तान के ऊपर, कभी हमारे पुलवामा के शहीदों के ऊपर। पुलवामा के शहीदों को पालम एयरपोर्ट क्यों ले जाया गया, और कैसे रात में 2 घंटे के बाद आता है चारों तरफ घूम के, और फिर दूसरे दिन राजस्थान से बदला लूंगा, और अब वो बदला कहां गया? इनकी राजनीति के जो पिटारा है उसमें हर जगह कहीं मुसलमान है तो कहीं फौजी हैं, कहीं कोई शहीद है, वो घुसा हुआ है, और मीडिया से कभी बात नहीं करनी। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो अगर देश पूछ रहा है, अगर देश ने बहुत बड़ी बात तो नहीं पूछी भाई आपने डिग्री की है, बता दो ना देश को, देश कोई आपका अपना देश है, 130 करोड़ का देश मेरा देश। अरे तुम्हारा देश मांग रहा है कि जरा डिग्री दिखा दो प्रधानमंत्री जी, वो जेल में भेज रहे। व्हाट इज दिस? इन तमाम सवालों को 2014 के बाद के सवालों में 2 नेता और 2 पूंजीपति, चारों गुजरात के 2 पूंजीपतियों में पूरा हैंड ओवर हो रहा है।
मैं मोसी एयरपोर्ट अच्छा खासा चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो हैंडओवर करने की क्या जरूरत थी अडानी को? और उसके बाद पांच गुना किराया लेने शुरू कर दिया। आज जो हमारे पड़ोसी लखनऊ से यहाँ आ रहे हैं 4 गुना दे रहे हैं। बोले क्या, कहां फंस गए हम? उनकी ये रणनीति है कि इस देश में केवल 20% अमीरों का देश होगा और 80% बाकी। उस रणनीति के हिस्से में जब फेस करेंगे ना, तो आज उनकी बात करने वाले लोग समझेंगे इस बात को कि किस ईस्ट इंडिया कंपनी भी इतनी दुर्दांत ढंग से काम नहीं किया था जिस ढंग से आज ये कंपनी काम कर रही है इस देश में। इस देश के जितने वो हैं, जितने फैक्ट्री के 2 इवन आप देखिए मैडम, आर्म मैन्युफैक्चरिंग किसको दे रहे हैं? आर्म मैन्युफैक्चरिंग, नेवी के आर्म्स बनने के सब अडानी, एयरफोर्स के आर्म्स अडानी, राइफल्स के मामले में सवाल पूछा हम सामने वाले की कमियां बहुत अच्छे से गिनाते हैं, लेकिन अपनी खूबियां भी गिनानी चाहिए। हमारे अंदर क्या खूबी है जिसके दम पर हम सत्ता पर काबिज हो जाएं? हम अपनी खूबियों को जब गिनाते हैं तो उस समय जिस धन बल के आधार पे आदमी घूम रहा है, 1 मिनट में पूरा प्रचार दीदी भूलियो करके, हम तो पैदल चलने वाले हैं और वो रावड़ी रथ में आते हैं। मैडम, हम कैसे इनका सामना कर पाए? ये वो बिल्कुल, उसके लिए तैयारी की जरूरत है, उसके लिए ऐसे मुद्दों की जरूरत है, जो विकास के मुद्दों की जरूरत है, जो जनता के बीच उन मुद्दों के आधार पर जाया जा सके और मजबूती से खड़ा हुआ जा सके। हमारे साथ थोड़ा देर से ही सही बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जपेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप विपक्ष के बहुत तीखे हैं जपेंद्र जी, और आज एक लंबा सफर तय करके बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, 24 की तैयारी में जुटी है, क्या कहेंगे? जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश भर में आम जनमानस ने भी, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में भागीदारी निभाई। ऐसा बहुत जगह से सूचनाएं हैं। और अभी हम अपने प्रवक्ता मित्र थपलियाल जी के सामान्य ज्ञान और इकोनॉमिकल स्टडीज के ऊपर इनका व्याख्यान सुन रहे थे, तो इतना तो तय है कि आज की डेट में जो भाजपा के घोर विरोधी हैं वो मोदी जी के भी घोर विरोधी हैं, और जो मोदी जी के घोर विरोधी हैं वो सरकार की उन तमाम अच्छी नीतियों का विरोध करेंगे और कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पिछले 8 वर्षों में देश कहां पहुंचा है, देश में किस फलक पे जाके अपने आप को स्थापित करा है। आज चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें, हम डिप्लोमेटिकल इश्यूज की बात करें, तो कहीं ना कहीं भारत आगे ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रह गई महंगाई और बेरोजगारी की बात, तो महंगाई और बेरोजगारी दुनिया में कौन से देश में नहीं है? सभी जगह है। सभी सरकारें, पश्चिमी देशों की जो विकसित सरकारें हैं वो भी उनसे जूझती हैं, हम भी उनसे जूझ रहे हैं, लेकिन उस जूझने के साथ भी आपके पास आएंगे चीजों से हम लोग आगे बढ़कर हम नए नए राह दिखाएं, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ें। केंद्र की योजनाएं हैं, राज्यों की योजनाएं हैं, ये हमारे अपने नौनिहालों के लिए तो हैं, चाहे वो प्रदेश के नौनिहाल है या देश के नौनिहाल हैं, सरकारें उन्हीं के लिए चुनी गई हैं, उन्हीं के द्वारा चुनी गई हैं। उन परिवारों ने जिन्होंने भरोसा की, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें निरंतर उसी पथ पर आगे बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन अब हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष चलिए, विपक्ष फिलहाल ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है बीजेपी। राजेश जी आपके पास आएंगे, जैसा कि बीजेपी ये बात कह रही है, आते हैं जपेंद्र जी, आते हैं राजेश जी, जैसा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम हनुमान जी की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो कांग्रेस क्या नहीं है? और अगर है तो फिर क्यों ये बखूबी मजबूती से सामने नहीं आ पाती है? राजेश जी देखिए,
आपने जैसे अभी जपेंद्र जी ने भी कहा कि हम देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं। आप इस प्रदेश की हालत अगर आप देखिए, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री बता दीजिए और एक ऐसा मॉडल बता दीजिए कि उत्तराखंड में आपने इन 6 सालों में सेटअप किया हो और आपकी केंद्र सरकार ने कोई सेटअप किया हो जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिला हो, या हजारों में बता दीजिए कि उन युवाओं को रोजगार मिला। उत्तराखंड में आपको याद होगा कि 100 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से खर्च कर कर इस सरकार ने जो लूटपाट की, उसमें कहा कि उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके लिए मतलब एमओयू साइन हुए। आप जरा धरातल पे एक ऐसा एमओयू बता दीजिए कि अडानी अंबानी का कि जो उस उत्तराखंड में इंडस्ट्री लेकर आया हो और वहां पे युवाओं को रोजगार मिल रहा हो। आप एक बता दीजिए यहाँ पे। आपने एक जो स्वरोजगार की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको याद होगा जब देश भर में कोरोना काल चल रहा था, 10 लाख उत्तराखंडी वापस प्रवासी उत्तराखंड आया था। आप उसमें से 1 लाख उत्तराखंडी प्रवासी को उत्तराखंड में नहीं रोक पाए। और आप चलिए राजेश जी आपके पास वापस लौटेंगे, जपेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। आप राजेश जी ने कहा कि कई योजनाएं जो धरातल पर आई उनका जिक्र कर दीजिए, जवाब प्रदेश दीजिए। के अंदर 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में, और प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा, ये नहीं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 70 की 70 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। समय समय पर इनके विधायकों को भी बताया जाता है कि आप अपने विधानसभा की योजनाएं दीजिए। चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विधायक राजेश भंडारी जी को झूठ मत बोलिए सर। राजेंद्र भंडारी जी को नहीं बुलाया गया। हमारे चलिए झूठ का जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा बीजेपी को। अगर बीजेपी झूठ के आधार पर जनता के बीच जा रही है तो जाहिर सी बात है 2024 की राह इतनी आसान नहीं होगी। राजेश जी आपके पास भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच 2024 की जो राह है वो मजबूत कर सकते हैं। राजेश जी किसी अच्छे काम की कभी कोई प्रोत्साहित करना है, आप लोग अपनी विधानसभाओं में जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं। आप उत्तराखंड की जनता को भ्रमित बनाने का काम कर रहे हैं। राजेश जी सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। हजार करोड़ और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, कार्यालय बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कार्यालय आप बना रहे हैं। आप हो चुके हैं। आप लोगों की हताशा और निराशा कभी हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह से जनता को बार बार भ्रमित करने का प्रयास मत करें। जहाँ से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, डिबेट को लाखों नहीं जपेंद्र जी गलत बात है। आप प्रयास मत करें। आपने मेयर साहब से ये बता दीजिए कैसा कौन सा खोता है, ऐसी कौन सी योजना है जिससे आप 50 करोड़ रुपए कमा रही है। राजेश जी झूठ बोलना कि हमारे नेता, अरे नौकरियां आपके नेता देते हैं, महिलाओं पे अत्याचार। जपेंद्र जी जब आपके पास आए तो आप बोलिएगा। राजेश जी नौकरी लग रहे हैं आरएस के नेताओं के। राजेश जी टाइम आप संगीता जी के पास जाएंगे। संगीता जी क्या लगता है 2024 में मोदी मैजिक चलेगा? हम सिर्फ आधा मिनट लेंगे। जी जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। संगीता जी देखिए सोनी जी, अब कोई मैजिक चलने वाला नहीं है। मैजिक बहुत चल लिया, जनता ने उस मैजिक पे बहुत भरोसा कर लिया। 6 साल उत्तराखंड में भी हो गए हैं। कुआं जपेंद्र भाई एक आंकड़ा दे दें कि कितने लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरियों में कितने लगे, पंजीकरण बेरोजगारों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है, पलायन जो 230 लोगों का रोज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, पलायन का एक आंकड़ा प्रस्तुत करें कि हमें भी भरोसा हो और देश की जनता को भी भरोसा हो, राज्य के लोगों को भरोसा हो कि पलायन रुक चुका है। उत्तराखंड तो इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को जनता के बीच जाना चाहिए। इन मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो इन मुद्दों को बखूबी उठाना चाहिए। मुद्दों को लेकर ही सरकार बनती है सोनी जी, मुद्दों को लेकर ही ये सत्ता में आए थे क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और जनता ने उस पर भरोसा किया था। लेकिन वो भरोसा जो जनता ने इन पर दिखाया खरे नहीं उतरे, तो अब जनता का विश्वास जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत इनको बना दिया, बहुत इनको सत्ता सौंप दी, क्या मिला उत्तराखंड को? लगातार कर्ज बढ़ रहा है, चाहे वो देश पर हो चाहे वो राज्य पर हो। एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 14 संगीता जी अगर इन्होंने जनता के हित में योजनाएं नहीं लाए, जनता के हित में इन्होंने काम नहीं किया, तो फिर कैसे इतना लंबा सफर तय करके आ गए? क्योंकि टिक तो वही पाएगा हम जवाब जिसको जनाधार मिलेगा।
हम जवाब देना चाहेंगे। जी जपेंद्र जी 2024 में देखिएगा सुन लीजिए पहले, कि क्या सफर क्या होता है, क्या सत्ता जपेंद्र जी मिलती सुन है। लीजिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा। जी संगीता जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए जपेंद्र भाई, आपने किसानों की आय दुगनी होगी, कितने किसानों की आय दुगनी हुई है, एक आंकड़ा 2022 का था। कितने किसानों की आपने आय दुगनी की, आपने पलायन को कहाँ रोका, कितने लोगों को नौकरी दी, तो आप एक अब हम जवाब दें। जी जपेंद्र जी थोड़ा बात को पूरी कर लेने दीजिए, संगीता जी की बात पूरी हो जाए। आपके राज्य में आप कह रहे हैं कि शिक्षा में काम हुआ, जवाब दें। तो आप झूठी बातें यहाँ बड़ी बड़ी बैठकर चैनल पे मत कीजिए, हमारा बरगलाने का जवाब काम मत सुनिए ना। कीजिए। चलिए बिल्कुल आप जपेंद्र जी इस जवाब बात का सुनने के जवाब लिए दीजिए। तैयार हैं। के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रति माह जो केंद्र से डायरेक्ट पैसा बिचौलियों के बिना उनके खातों में आ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। उत्तराखंड के राजेश जी जब आपसे सवाल करेंगे तब आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अन्य राज्यों के किसान भी उसका लाभ ले रहे हैं। रह गई बेरोजगारी की बात, प्राइवेट सेक्टर्स में स्वरोजगार के माध्यम से तो जो युवा जुड़े ही हैं, लेकिन जो सरकारी विभागों में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भर्तियां खोली हैं और उनकी पे प्रक्रिया स्टार्ट करी है, अगले 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे 8 से 10,000 युवा विभागों में काम एक एक कर बोलिए। संगीता जी की बात का जवाब देने दीजिए। जपेंद्र जी आप पहले जवाब दीजिए, इसके बाद राजेश जी आप बोलिए। जितना मर्जी सचिवालय में चाहे उतना जनता को जगह नौकरियां का बिक रही है प्रयास सर। कर लीजिए। आपके नेता आकम 25वीं सिंह पकड़ा जा रहा है, संजय धारीवाल पकड़ा जा रहा है, देश के अग्रणी राज्यों विधायक में मंत्री सब शुमार नौकरियां होने बेच रहे हैं। की राजेश जी आगे बढ़ चुका है। राजेश जी जवाब सुन लीजिए पहले। उसी दिशा में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस से चाहिए। आप लोगों को अंदर यही सिखाया गया है सच कि को सिर्फ झूठ चैनल साबित पर- करने अरे का भैया प्रयास सच बोल रहे हैं हम। गामा जी कह रहे हैं, गामा जी आपसे ये कह रहे हैं कि देहरादून का 1400 करोड़ लगाने के बाद वो कह रहे हैं मैंने 4 करोड़ काम बने। अरे वो इसकी युवाओं को बताना, आप इसकी युवाओं राजेश जी दर्शक देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा उनको। की सरकारों में विकास का पहिया निरंतर आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के अपने नेतृत्व विकास में का 25वीं का पहिया आगे बढ़ रहा है। सही कह रहे हैं आप। चलिए जपेंद्र जी, जपेंद्र जी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए लोगों को सारे खुशी नेता होनी चाहिए। आपके जितने भी, अरे आप लोगों को तो पता नहीं कैसे चाहिए। आपके एक प्रदेश का अध्यक्ष, तेलंगाना का अध्यक्ष 10वीं का पेपर लीक चलिए करके दीपक जी के गिरफ्तार पास होता है। जाएंगे। उत्तराखंड में आपके नेता नौकरियां बेच रहे हैं, आप चैनल पे बड़े मतलब टाल ठोक के कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं सर? पार्टी की सच्चाई- सरकार सच्चा- में भ्रष्टाचारियों के लिए संजय धारीवाल, राजेश जी, संगीता जी, जपेंद्र जी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। अगर एक एक करके बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी आपकी बातें। बोलिए। गामा जी कब जाएंगे सलाखों के पीछे? दीपक जी के पास जाएंगे। दीपक जी क्या लगता है बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? विकास के पीछे नहीं, आपके पार्टी में आने के बाद तो भ्रष्टाचार का जो टैग है वो बिल्कुल स्वतः ही या खत्म हो धर्म। जाता है, वो वैसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो होता जाता है। है। संगीता जी भारतीय जनता जपेंद्र पार्टी जी, के टाइम शासन ओवर। में जितनी दीपक जी के पास जाएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आज तक किसी सरकार ने क्या अवैध तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने की है? क्या आपने कार्रवाई की है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से? राजेश जी, अध्यक्ष ने स्वयं उन 72 लोगों को निकाला। सर बता दीजिए ना। दीपक जी, सवाल आपसे है। जी, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं? सरकार में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं सर, है और पिछले 72 नियुक्तियां 23 जिन्होंने वर्षों की है में वो अरे सर, राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी रुक जाइए, जपेंद्र जी, जनता पार्टी की कर रही है। जपेंद्र जी रुक जाइए, दीपक जी के पास जाना है। जी दीपक जी। जी देखिए सुनिए जी, अभी जो चल रहा था आपस में बहस, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि विपक्ष ने पहली बात तो जनता का मुद्दा उठाया सेकंड राउंड में, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। वही मैं कहता हूँ जो विपक्ष अभी एक आया, 2 मुद्दों पे विपक्ष एक हुआ, एक राहुल गांधी की गिरफ्तारी पे और दूसरा अडानी की मुद्दे पे। जी तो शायद यही विपक्ष अगर महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना है तो शायद वो विपक्ष बहुत मजबूत होगा। पूरी जनता यही चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा चीज यही है कि विपक्ष जो है कहीं कहीं भटक जाता है, एक कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे हट जाता है। आप मुझे बताइए, आपने आडवाणी को मुद्दे को उठाया, आपने बेस क्या बनाया मुझे बताया, क्या हीररमन की रिपोर्ट आज तक उसके बाद एक भी आपको रिपोर्ट नहीं मिली जो आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके।
तो क्या आप जनता आपकी बातों को मानेगी? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ईडी और सीबीआई है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, बीजेपी की एजेंसी है, मोदी जी की एजेंसी है। आप मुझे क्या चाहते हैं कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनको कोर्ट तो निकाल दे कि नहीं इस पे सीबीआई ईडी की जांच नहीं होगी? आप ये चाहते हैं कि नेताओं पॉलिटिकल जितने सुप्रीम नेता कोर्ट ने खारिज कर दिया, आपकी जपेंद्र जानकारी जी, के लिए बता दें, सुप्रीम बात को कोर्ट ने पूरी- खारिज कर दिया है प्रस्ताव। जपेंद्र जी, रुक जाइए। मालूम है सर, उस पे भी आप मत खुद ही उससे तो वही मैं कह रहा हूँ आप राजनीतिक पार्टियां नहीं हम माफी चाहते हैं आपकी बात। नहीं, आप बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कहा बात सही है कि राजनीतिक लोगों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस तरह के कानून की इजाजत नहीं दे सकते। तो वो भ्रष्टाचार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के साथ कामयाबी से कदम आगे बढ़ाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। भ्रष्टाचार के साथ चलिए, अच्छी बात है, जी अच्छी बात है। दीपक जी अपनी बात को पूरा करिए। जी देखिए, सही बात है। देखिए, अगर इन जो भी नेता पकड़े गए हैं, आप मुझे बताइए एक भी ऐसे हैं जो आप कह सके, विपक्ष कह सके कि नहीं ये चीज गलत होगा आपके साथ? ये तो कह रहे नहीं कि विपक्षी नेताओं को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए, ये सब चीजें जनता मानने वाले नहीं है। आप जनता की जो आवाज सुनेंगे, जनता की जो आप बीच में जाएंगे, तो उनके मुद्दों को जब तक आप उठाते रहेंगे, आप क्यों नहीं डेली अडानी के मुद्दे पे नए साख चलाते हैं, कोर्ट जाते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं? एक भी तो बताइए। आप भूल जाते हैं 89 में जब ये बोफोर्स का मामला हुआ था, आपका इंडियन एक्सप्रेस पे डेली वो लिखता था, उनकी आर्टिकल आती थी। बीपीसी ने कितना संसद में उठाया, उसके बाद भी कितना साक्ष्य लोग के आ गए। तो वो जिस तरह से मुद्दा उठाना चाहिए, आज शायद विपक्ष नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज, आज विपक्ष को जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जब तक विपक्ष जनता को नहीं समझे। दीपक जी, राहुल गांधी जी एकमात्र देश, अरे राहुल गांधी छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात कीजिए। कब तक राहुल गांधी को संगीता जी का मुद्दा उठाया था, जिसने जोशी मट्टी का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी जी मात्र एक ऐसा नेता है जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी देश के मात्र एक नेता है जिन्होंने उत्तराखंड की भर्ती घोटालों का चर्चा फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? अरे सर, कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? बात क्यों नहीं कर रहे? दीपक जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? हम तो लगातार उठा रहे हैं। चलिए, राजेश जी, संगीता जी, थपलियाल जी से फाइनल कमेंट ले लेंगे। विपक्ष का आधार क्या आप कमजोर मानते हैं? थपलियाल जी, फाइनल कमेंट आपका। टाइम आप। संगीता जी, राजेश जी, बड़ा या तो कांग्रेस बड़ा मान लीजिए। संस्थान है। थपलियाल जी का फाइनल कमेंट। समय नहीं है। थपलियाल जी, नहीं, आप देखिए, क्या विपक्ष को आप कमजोर मानते हैं? आधार कमजोर है विपक्ष का, और अगर मजबूत है तो फिर वो जनाधार क्यों नहीं मिल पा रहा? कब नहीं उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कब महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया? संगीता जी, राजेश जी, अगर आप जनता के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है 2024 में जीत हासिल कर पाएंगे। मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो दिख रहा है। चलिए, आप लोग इस तरीके से बहस करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से बहस ऐसे नेशनल चैनल में नहीं करनी चाहिए। दर्शक सुन रहे होते हैं और इस वक्त इस तरीके की बातचीत दर्शकों को भी समझ में नहीं आती है। और अगर विपक्ष इतना मजबूत अपने आप को मानता है कि वो मजबूती से मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाइए ताकि 2024 में आपको पूर्ण बहुमत मिल सके, जनाधार मिल सके। बीजेपी अपने आप को मजबूत बता रही है क्योंकि एक लंबा सफर तय कर आई है उसी मजबूती के साथ। महज हम उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश समेत हर राज्य में बीजेपी की एक बहुमत और एक स्ट्रांग पोजीशन देखने को मिल रही है। तो विपक्ष भी अपने आप को मजबूत करे। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।